नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं और अब बात आस्था के उस मेले की जो कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। हम प्रयागराज के माघ मेले की बात कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग स्नान करेंगे। मेले में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लगातार ये अपील हो रही है कि मेला रद्द होना चाहिए, रद्द होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रयागराज में ये मेला लग रहा है। ऐसे में सवाल ये कि महामारी के दौर में ये मेला आखिर क्यों? आज से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो चुका है। 47 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। लाखों की भीड़ के हिसाब से ही तैयारी भी बड़ी की गई है। लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच हो रहे इस मेले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि माघ मेले में कोरोना का वायरस एंट्री मार चुका है। सिर्फ माघ मेले में ही 38 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। माघ मेले में अब तक पॉजिटिव होने वालों की संख्या 51 हो गई है, तो पूरे प्रयागराज जिले में 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना बम फूटने के बाद भी माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं। सरकार दावे तो तमाम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में बस लापरवाही नजर आ रही है। के साए के बीच हो रहा है। देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के इस मेले में भीड़ जुटने पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो सरकारी अमला है उसने बड़े बड़े दावे किए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हर एंट्री पॉइंट पर लोगों की चेकिंग की जाएगी, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी जिनकी 48 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है। लेकिन इस वक्त हम संगम के ठीक नज़दीक खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु एक दिन पहले ही आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। लोग बेपरवाह बने हुए हैं। तो लोग ना तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और न ही जो सरकारी अमला है वो कहीं रोक टोक कर रहा है। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित होकर रह गए हैं और ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज से लाखों श्रद्धालुओं का रेला संगम में स्नान करेगा। माघ मेला आज से शुरू होकर अगले 47 दिनों तक चलेगा। सोमवार यानी 17 जनवरी से पौष पूर्णिमा की शुरुआत है। 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा यहाँ कल्पवास करेंगे। माघ मेले को भव्य बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां पुख्ता की हैं। 1.25 करोड़ का टेंडर निकालकर 2 दर्जन से ज्यादा झूले और प्रदर्शनियों का इंतजाम किया गया है। मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शनी लगाए जाने की तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे 10, 20 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा झूले यहां पर लगाए जाने की तैयारी है। 1 से 2 दिनों के अंदर आस्था के इस मेले में झूले लग जाएंगे। यहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, मनोरंजन होगा, तमाशा होगा। और जो जानकारी हमें मिली है कि इन झूलों के टेंडर के लिए माघ मेला प्रशासन को 1,81,00,000 रुपए मिले हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, वो भीड़ जो सिर्फ मनोरंजन और तमाशा करने के लिए आएगी, तो यहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो सकता है। लेकिन कोरोना के कारण ये सभी जानकारियाँ चिंता को बढ़ा रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोविड नियमों के पालन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लगातार रोज जांचें हो रही हैं। जैसे लोग आते जा रहे हैं, जितने कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं, उन सबों की जांच करके ही उनको काम पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। और यही पहला कदम है कि मेले के अंदर कोविड ना फैलने पाए। इसमें हमारे 16 एंट्री पॉइंट्स बने हैं। हर एंट्री पॉइंट पर 5-5 कर्मी लगेंगे, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 3 अन्य कर्मी हैं। इन लोगों के पास थर्मल स्कैनर्स होंगे और जो हमारी थर्मल कैमरास भी हैं। वहीं पर अगर कोई भी सिम्टोमेटिक या लक्षण युक्त मिलता है कोई शरणार्थी, तो वहीं पर उनका एंटीजन टेस्ट तुरंत किया जाएगा। तमाम दावों के बाद भी सवाल बरकरार है कि आखिरकार महामारी के दौर में माघ मेला क्यों? क्या माघ मेला जान से ज्यादा जरूरी है? कोरोना विस्फोट के बाद क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेंगी? ऐसे में उम्मीद अब हाईकोर्ट पर टिकी है। हाईकोर्ट में माघ मेला रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट इस मामले को रेगुलर केस मानकर ही सुनवाई करेगा। उम्मीद है सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई लगातार नए कोरोना मरीजों के आंकड़े में गिरावट वहां दर्ज की जा रही है। पर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पाबंदियों के बाद भी नए मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि अब दिल्ली में कोरोना पर कैसे लगेगी लगाम?
दिल्ली में फूटा कोरोना बम। कोरोना ने तोड़ा पिछले करीब 8 महीने का रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बेकाबू दिख रही है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आंकड़ों में रोजाना बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 29.21% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 28,867 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो 24 घंटे में 31 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि 20 अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में कोरोना मरीज के नए केस ने 28,500 का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले पिछले साल 20 अप्रैल को 28,395 केस आए थे। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में 97 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के इन आंकड़ों से दिल्ली में चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं तो केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। पर मैं आपको एक पॉजिटिव साइन बता देता हूँ कि पिछले 4-5 दिन से हॉस्पिटल में जो एडमिशन थे वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, बराबर हैं, लगभग रोज बराबर आ रहे हैं। पहले वो तेजी से बढ़ रहे थे, पहले दिन 100 थे, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 400 हो गए, फिर 500, ऐसी तेजी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहे हैं। अब वो 500 है तो 500 पे स्टैग्नेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि भाई 4-5 दिन तक स्टैग्नेंट है तो लगता है धीरे धीरे कम हो। अब जैसे हॉस्पिटल एडमिशन कम होने स्टार्ट होंगे, इसका मान लीजिएगा कि ढलान पे मतलब दिल्ली में कोरोना के 94,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के 2 बड़े अस्पताल जीटीबी और एलएनजेपी हॉस्पिटल ने अगले आदेश तक रूटीन और वैकल्पिक सर्जरी पर रोक लगा दी है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अस्पताल में बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, तो वहीं होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए ऑनलाइन योग क्लास की भी व्यवस्था की गई है। मेंटली भी स्ट्रांग रहें, फिजिकली भी स्ट्रांग रहें। देखो इसके अंदर कोरोना के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो हवाई है। ऑक्सीजन ज़्यादा लीजिएगा, शांत रहिएगा, तो उसके लिए सब योगा उसमें बहुत हेल्प करता है कि आप शांत रहेंगे, आपको टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, तो ये हेल्प करेगा रिकवर करने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो कोरोना के क्लासेस का लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। ऑड इवन के आधार पर बाजार खुल रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 23,997 हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो बात ये कि दिल्ली में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना पर कंट्रोल होता नहीं दिख रहा। दर घटेगी और दिल्ली में जो हम बढ़ता हुआ ग्राफ देख रहे हैं उसमें भी नीचे वो ग्राफ जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मौतों को लेकर उनका ये कहना है कई एक्सीडेंटल डेथ भी होती हैं और जब बाद में उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता है तो उसमें वो पॉजिटिव आते हैं और जब वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो मौत का जो आंकड़ा जो तैयार किया जाता है उसमें उसको जोड़ लिया जाता है। इस वजह से भी मौत की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इस पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कि कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा है और लगातार इस वक्त में कोरोना को लेकर राज्य सरकारें कितनी संवेदनशील है, इसे लेकर हम आपको देश के 2 राज्यों की ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गंगा सागर की पहली तस्वीर, साथ ही दूसरी तस्वीर है वाराणसी की, चूंकि आज मकर संक्रांति है और आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है हिंदू धर्म में। तो यहाँ आप देखिए आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त, आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे की ये तस्वीर और आज सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं देखिए कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना को लेकर राज्य सरकारें कितनी संवेदनशील हैं, इसे लेकर हम आपको देश के 2 राज्यों की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की है। इस किट से आप खुद से अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, यहां सेल्फ टेस्ट किट एक नई मुसीबत बन रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस किट की धूम मची है। लोग इस किट को धड़ल्ले से खरीद कर खुद ही अपना टेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया है, अपनी तो बिक भी रही है, उससे मतलब लोगों को फायदा हो रहा है, तभी दोबारा आ रहे हैं। जैसी आती है वैसी चली जाती है। कम से कम अभी फिलहाल 2 दिन में 20 तो हम बेच चुके हैं। नहीं, अभी तो सिर्फ बिक्री का है। जब सरकार के कोई आदेश आएगा कि हमें उसका रिकॉर्ड रखिए तो फिर उसको रखा जाएगा। अभी तो फिलहाल अपने कहते हमारे पास से सेल जारी है इसकी।
सेल्फ टेस्ट किट से कोरोना की जांच कर रहे लोगों की कोई भी जानकारी न तो दवा दुकानदारों के पास है और न ही सरकार के पास। अगर ऐसे में कोई भी संक्रमित मरीज आइसोलेशन के बजाय घूमते रहे तो प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाइए। प्राइवेट टेस्टिंग की आपने बात मेरे समक्ष रखी है, मैं विभाग से बातचीत करूंगा कि जो प्राइवेट में कर रहे हैं उनको कैसे ट्रैक आउट करेंगे। मंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं, पर जनता पर उनका कितना असर हो रहा है ये तो जब आंकड़ा सरकार को मिलने लगेगा तभी पता चलेगा। और ऐसा तब होगा जब लोग सेल्फ टेस्ट किट के रिजल्ट को आरोग्य सेतु ऐप पर अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी करने वाले हैं। मुमकिन है इस बैठक में सेल्फ टेस्ट किट पर भी चर्चा की जाए। एमपी में तो सीएम शिवराज अलर्ट मोड में है, लेकिन बिहार में खुद सीएम नीतीश कुमार तीसरी लहर के चपेट में आ चुके हैं। नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता लगातार यज्ञ और हवन कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक यज्ञ और हवन होते रहेंगे। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार को राजधानी की तरह चमकाने का काम करने का काम किए हैं और इनको कोरोना हो गया है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना, अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक उनका रिपोर्ट निगेटिव नहीं आएगा तब तक हम लोग जग करते रहेंगे, हवन करते रहेंगे। नीतीश कुमार 4 दिनों से कोरोना संक्रमित हैं। फिलहाल उनकी सेहत ठीक है, वो आइसोलेशन में है। अब खबर विस्तार से। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो सत्ताधारी बीजेपी भी दिल्ली में पिछले 3 दिन से मैराथन मीटिंग कर रही है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक कुल 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। तो सूत्रों के मुताबिक 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। इसके लिए कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने 3 घंटे तक मंथन किया और उम्मीद है कि बस कुछ ही दिनों में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अमित शाह की अगुवाई में हुई अहम मीटिंग में बीजेपी के आंतरिक सर्वे को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर फैसला कर लिया गया है। बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज के पास भी करीब 40 उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद है। उनमें कुछ बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे उस पर नजर डालिए। तो श्रीकांत शर्मा मथुरा चुनाव लड़ सकते हैं, औपचारिक ऐलान का इंतजार है। संगीत सोम सरधना से, पंकज सिंह नोएडा से, धीरेन्द्र सिंह जेवर से ये रिपीट हो सकते हैं। सुनील शर्मा साहिबाबाद से उन्हें टिकट मिल सकता है। तेजपाल नागर को दादरी से टिकट दिया जा सकता है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग के नाम पर मोहर लग सकती है। बागपत से योगेश धामा और थाना भवन से सुरेश राणा को टिकट मिल सकता है। लोनी से नंद किशोर गुर्जर को रिपीट किया जा सकता है। किराना से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट मिल सकता है। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम को के नाम पर महर लग सकती है। तो चुनाव के लिए तकरीबन सभी पार्टियां तैयार हो रही हैं। कांग्रेस आज पंजाब चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। कल प्रियंका गांधी ने यूपी में 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अखिलेश यादव यूपी में ओबीसी समीकरण को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का पूरा दाव महिलाओं और नौजवानों पर है। कांग्रेस ने कल पहली लिस्ट जारी कर दी और इसमें 40% टिकट महिलाओं को मिले हैं। मुलायम के जमाने से ही यूपी में चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण का सहारा लेती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को अपनाती दिख रही है। प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने एमवाई का फॉर्मूला अपनाया है, लेकिन ये एमवाई समाजवादी पार्टी वाला नहीं है। यहाँ एमवाई का मतलब महिलाओं और युवाओं से है। प्रियंका गांधी ने जिन 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उनमें 40% यानी 50 उम्मीदवार महिलाएं हैं, तो 40% टिकट युवाओं को भी मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिस्ट जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यूपी में नई राजनीति की पहल करना चाहती हैं और इसी दावे के तहत कांग्रेस की पहली लिस्ट में नेताओं के साथ साथ कई आम लोगों के नाम भी शामिल हैं। फर्रुखाबाद से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। नोएडा से पार्टी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को टिकट मिला है। लखनऊ सेंट्रल से CAA NRC विरोधी आंदोलन में जेल जाने वाली कार्यकर्ता सदफ जफर को टिकट दिया है।
संभल से पत्रकार निदा अहमद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्नाव रेप पीड़ित की मां आशा सिंह की है, जिन्हें उन्नाव से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का नया नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने जब पीड़िता से मुलाकात की थी, तब पीड़िता ने कहा था कि वो न्याय के लिए लड़ना चाहती है। बाद में इसी बातचीत के आधार पर प्रियंका को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे का ख्याल आया, जो अब यूपी में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का केंद्र बन चुका है। देखिए, चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने की घटना तो आम है, लेकिन लखनऊ में आज ये बड़ी खबर बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक साथ योगी सरकार को छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश की साइकिल पर सवार हो जाएंगे। अब कल आपको हजूम और जनसलाब मिलेगा, और साथ ही साथ कल की तारीख भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की ताबूत का अंतिम कील होगा। 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भागम दौड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा आने वाला है। ये दावा है बीजेपी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का। चुनाव से ऐन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब तक कुल 3 मंत्री और 6 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं, जिनके आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने की पुख्ता खबर है। बीजेपी छोड़कर आए ये सभी 9 नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लखनऊ में एसपी ऑफिस में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी नेता एसपी में शामिल होंगे। जिन 3 मंत्रियों ने योगी सरकार का साथ छोड़ा है, उनमें सबसे पहला नाम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य है, दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान और तीसरे मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और बाला अवस्थी, ये उन विधायकों के नाम हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन जताते हुए चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, और इनका दावा है कि ये झटके अभी जारी रहेंगे। एक विधायक, एक मंत्री ने आज दिया है इस्तीफा, इसी तरह कल होगा एक मंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी को चुनाव में हराने का दावा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित करने के लिए, मजबूर करने के लिए सारे स्वाभिमानी लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। जब हमारा अधिकार आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह निकल रही है, आरएसएस के लोग अजगर की तरह निकल रहे हैं, और मैं इनको खत्म करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से समझ लो कि स्वामी और उनकी फौज न्योला है। आपको बता दें कि इन नेताओं को मिलाकर अब तक कुल 14 विधायकों ने बीजेपी को बाय बाय कहा है, जिनमें 4 विधायक पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जबकि अवतार सिंह भडाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। हम वोट की चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे, लेकिन हमारे जो महिर भोज का स्टैचू था उस पर कालत पुतवाई थी। योगी जी की मौजूदगी में हुआ, ये हमारा जो अपमान हुआ है उसकी वोट की चोट से जवाब देंगे। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से चुनावों के ऐन पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला तो कई बार देखा गया, लेकिन यूपी में चुनाव से ऐन पहले कुछ उल्टा हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों वाली लोकप्रिय योगी सरकार को चुनावी इम्तिहान से पहले बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी दबाव में तो है, पर नेता कैमरे पर इसे सामान्य घटना बताकर सहज दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता रहता है कि जिनको टिकट नहीं मिलने वाले होते हैं वो फिर बाद में इधर उधर जाते हैं। इसको बहुत सामान्य घटना में लेना चाहिए। नेताओं की इस भागम दौड़ से बीजेपी को कितना फर्क पड़ता है, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बगावत का पूरा फायदा मिलता अभी से दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़कर अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पुराने और विवादित नेता इमरान मसूद भी आज औपचारिक तौर पर अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस से बगावत कर इमरान मसूद ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। और सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी हुई, जहां कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। तो आस्था के मेले में 18 और लोग संक्रमित पाए गए हैं और अब तक ये आंकड़ा लगभग 70 के पास पहुंच चुका है। पहले 51 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली थी और अब 18 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये सभी आंकड़े मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से पहले के हैं। सिर्फ पुलिसकर्मियों और चुनिंदा अन्य लोगों की जांच के ही ये आंकड़े हैं और भीड़ बढ़ने के बाद इस आंकड़े में और विस्फोट हो सकता है, इजाफा हो सकता है। अगर जांच हुई तो बड़ी संख्या में आंकड़े और बढ़ सकते हैं, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है आस्था का ये मेला।
एबीपी न्यूज लगातार इस जमावड़े पर सवाल खड़े कर रहा है कि हमारा मकसद आस्था पर सवाल उठाना नहीं है, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह का ये जमावड़ा कितना सही है। तो अभी कुल 70 लोग पॉजिटिव हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है, और इसमें श्रद्धालुओं के नंबर शामिल नहीं है। ये वो लोग हैं जो मेला प्रशासन से जुड़े हुए हैं। देखिए, श्रद्धालुओं का जुटना आज से शुरू होगा औपचारिक तौर पर, क्योंकि आज से ही माघ मेले की शुरुआत हो रही है। और ये जो आंकड़े हैं, ये अभी श्रद्धालुओं के आंकड़े नहीं हैं, ये उन तमाम लोगों के आंकड़े हैं जो माघ मेले को शुरू करने के पहले वहां पर जो तैयारियां हो रही थी, जो सुरक्षाकर्मी वहां पर लगे थे, जो माघ मेले के लिए पूरी व्यवस्था करने वाले लोग थे, ये उनके आंकड़े हैं। और आज सुबह से ही वहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई होगी, लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे होंगे, और उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, इसी को लेकर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले की शुरुआत से पहले ही प्रयागराज में कोरोना का विस्फोट हो गया है। आस्था के मेले में 18 और लोग कोरोना का शिकार हो गए हैं। 18 और पॉजिटिव केस मिलने से अब मेले से जुड़े तकरीबन 70 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये बताना यहाँ जरूरी है कि ये आंकड़े तो मेला शुरू होने से पहले के हैं, जबकि आज सुबह से गंगा स्नान की शुरुआत वहां हो चुकी है। यानी जब भीड़ और जुटेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना का ग्राफ कहां पहुंच जाएगा। महामारी के बीच मेला जारी रखने की जिद से पूरे प्रयागराज शहर के कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आने की पूरी आशंका है, क्योंकि आज से भीड़ बढ़ने के बाद अगर जांच हुई तो बड़ी संख्या में पॉजिटिव लोगों की संख्या मिलेगी। तो माघ मेले की शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। एबीपी न्यूज बार बार सवाल उठा रहा है कि महामारी के इस दौर में आखिर ये मेला जरूरी क्यों है। आज से श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। सुबह से ही गंगा स्नान किया जा रहा है और अब तक 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वहां स्नान करने नहीं पहुंचे, बल्कि ये वो लोग हैं जो वहां पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और यह आंकड़ा 70 तक पहुंच गया। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में माघ मेले से कोरोना विस्फोट हो चुका है, प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ वाराणसी में हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए जुटे हुए हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि आस्था अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आस्था का सम्मान है, लेकिन महामारी के इस दौर में क्या इस तरह से स्नान होना चाहिए, जब कोरोना के मामले देश भर में 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर रहे हैं प्रतिदिन। उसके बाद अगर इस तरह से स्नान पर भीड़ जुटेगी तो आंकड़ों की स्थिति क्या होगी। महामारी में जान बचाना जरूरी है, आस्था का अपनी जगह पर सम्मान है, लेकिन जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं और वाराणसी की देख रहे हैं। देखिए, यूपी में प्रशासन ऐसे आयोजनों पर रोक नहीं लगा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। और सवाल एबीपी न्यूज के बहुत अहम हो जाते हैं कि महामारी के दौर में आखिर माघ मेला क्यों, महामारी में क्या इस तरह से मेला होना चाहिए, क्या मेला जान से ज्यादा जरूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। कोरोना विस्फोट के बाद क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लगातार हमने देखा है जब जब भीड़ जुटती है कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। हरिद्वार उज्जैन से क्यों हम सबक नहीं ले रहे हैं, हरिद्वार में क्या हुआ था, उज्जैन में क्या हुआ था, ये सब कुछ हमने देखा, उसके बाद भी हम सबक लेने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उज्जैन और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो कम से कम वहां की सरकारों ने यह फैसला किया है कि आज मकर संक्रांति के दिन उन्होंने सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है, स्नान प्रतिबंधित है, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं जुटेगी। लेकिन प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, आज से माघ मेला औपचारिक तौर पर शुरू हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। मकर संक्रांति का बड़ा स्नान होता है, लोग सुबह 4 बजे के पहले ही वहां जुटना शुरू हो जाते हैं स्नान के लिए। और ऐसे में जब भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना के आंकड़े कहां पहुंचेंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, इस वक्त क्या स्थिति है, और लगातार जो एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, कहीं कोई पालन उसका होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह निश्चिंत है, उल्टा आंकड़े वहां और बढ़ गए, 18 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं। जी बिल्कुल आदर्श, आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। जो स्नान का सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3 बजे से ही शुरू हो गया था। प्रयागराज में आज से ही माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 47 दिनों के तक चलने वाले आस्था के इस मेले में कई करोड़ श्रद्धालु
श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बार का जो मेला है या जो मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, उस पर कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई हुई है, लेकिन जो सरकारी अमला लगातार दावे कर रहा था कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री देंगे, इसके साथ साथ 48 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, वो सारे दावे जो है वो हवाई साबित हो रहे हैं, सरकारी फाइलों तक कैद होकर सीमित रह गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। मोइन, बहुत सारे लोग आपके अगल बगल से गुजर रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा। जरा इनसे पूछिए, इन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए कहां से आए हुए हैं आप? प्रतापगढ़ से मैं हूँ, सर्वेश कुमार यादव। बताइए, युवा है, पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, कोरोना का खतरा उसके बावजूद आप बिना मास्क के यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी जी, असल बात यह है, हम लोग सुबह से निकल रहे हैं, 4 बजे निकले, मास्क नहीं लगाए। आप बताइए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? जी डर लगता है, लेकिन मास्क छूट गए, भूल गए सर। देखिए, लोग अलग अलग तरीके से अपने बचाव में दलीलें देते हैं, लेकिन एक अच्छी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा दें। ये गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी हैं, जो अलग अंदाज में, खास अंदाज में यहाँ माघ मेले में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने जो है ऊपर से नीचे तक अपने को रंग रखा है और ये खास अंदाज में जो है यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये उनको जागरूक कर रहे हैं। बताइए क्या मकसद है, आप इस तरीके से क्यों यहाँ पर खड़े किए, लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? आज मकर संक्रांति के पर्व पे प्रयाग की भूमि में जो माघ मेला लगा है, जिसका पहला स्नान है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे शासन प्रशासन ने कोरोना जैसे महामारी का जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण, सिविल डिफेंस, नगर निगम। बिल्कुल, देखिए तमाम और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं से आए हैं, स्नान करने आए हैं। बताइए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? नहीं, कोरोना से तो यहाँ पे कोई डर नहीं फिलहाल। इसीलिए आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है? नहीं, आपने भी बताइए मास्क नहीं लगा रखा है? नहीं, वो तो लगा ही कहते हैं, ये अभी उतरे हैं तो निकाल लिया। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर तो लगता है, वही डिस्टेंस बना के चलते हैं, ऐसी बात नहीं। डिस्टेंस आप लोग सट कर चल रहे हैं, मास्क? हम लोग तो देखिए एक ही साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ कैसे? ऐसा है कि कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही रहना है, ठीक है। तो सतर्कता नहीं, सतर्कता कौन बरत रहा है? कहीं से कोई सतर्कता आ रही है, ठीक है। बिल्कुल आदर्श समझा जा सकता है कि जो लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो बेतुकी दलीलें दे रहे हैं। ना तो ये लोग जागरूक और जिम्मेदार हैं और ना ही सरकारी अमला इन्हें रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। दावे ये किए गए थे कि हर एक एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जाएगी और बिना कोविड रिपोर्ट के, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे जो दावे हैं सरकारी फाइलों तक लोगों को डर नहीं लग रहा, लेकिन मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वहाँ मोइन, वो उन्हें तो ये बात देखनी चाहिए, उन्हें तो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसे पालन करवाना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है इस वक्त वहां? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारी अमला लगातार ये दावा कर रहा था, जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये दावे लगातार किए जा रहे थे कि जो 16 एंट्री पॉइंट है उन 16 एंट्री पॉइंट्स पर जो है लोगों की चेकिंग की जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ एंट्री से पहले 48 घंटे अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और ये सबसे प्रमुख रास्ता है घाट तक जाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन वो खुद बेपरवाह नजर आ रहे हैं। किसी के साथ कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, यानी भगवान भरोसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ना तो लोग जागरूक व जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 70% से ज्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है, और ना सरकारी अमला चुस्त। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग की बात की गई थी मोइन, आपकी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं कि सच क्या है, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन सच आपको देख रहे हैं कि लोग भी किस तरीके से बेपरवाह दिखा रहे हैं, और जो मॉनिटरिंग के दावे किए गए थे वो कितने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं नहीं, वो हमने आपको दिखाया। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सत्ताधारी बीजेपी भी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से मैराथन मीटिंग कर रही है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक कुल 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है।
तो सूत्रों के मुताबिक 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। इसके लिए कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने 3 घंटे तक मंथन किया और उम्मीद है कि बस कुछ ही दिनों में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अमित शाह की अगुवाई में हुई अहम मीटिंग में बीजेपी के आंतरिक सर्वे को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर फैसला कर लिया गया है। बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज के पास भी करीब 40 उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद है। उनमें कुछ बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे उस पर भी नजर डालते हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से उन्हें टिकट मिल सकता है। संगीत सोम को सरधना से, नोएडा से पंकज सिंह को टिकट मिल सकता है। उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। धीरेन्द्र सिंह को जेवर से उनके नाम पर मोहर लग सकती है। साहिबाबाद सुनील शर्मा, दादरी से तेजपाल नागर के नाम पर सहमति बन सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, बागपत से योगेश धामा, थाना भवन से सुरेश राणा को टिकट मिलने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। डोनी से नंदकिशोर गुर्जर, कैराना से मृगांका सिंह और आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम को टिकट मिल सकता है। तो नाम लगभग फाइनल है और ऐलान का इंतजार है। और अब बात देखिए पंजाब की कर लेते हैं। कांग्रेस आज पंजाब चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। कल प्रियंका गांधी ने यूपी में 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अखिलेश यादव यूपी में ओबीसी समीकरण को मजबूत बनाने में जुटे हैं, तो प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का पूरा दांव महिलाओं और नौजवानों पर है। कांग्रेस ने कल पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 40% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। मुलायम के जमाने से ही यूपी में चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी MY समीकरण का सहारा लेती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को अपनाती दिख रही है। प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने MY का फॉर्मूला अपनाया है, लेकिन ये MY समाजवादी पार्टी वाला नहीं है। यहाँ MY का मतलब महिलाओं और युवाओं से है। प्रियंका गांधी ने जिन 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उनमें 40% यानी 50 उम्मीदवार महिलाएं हैं, तो 40% टिकट युवाओं को भी मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिस्ट जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यूपी में नई राजनीति की पहल करना चाहती हैं और इसी दावे के तहत कांग्रेस की पहली लिस्ट में नेताओं के साथ साथ कई आम लोगों के नाम भी शामिल हैं। फर्रुखाबाद से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा को टिकट दिया गया है। नोएडा से पार्टी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को टिकट मिला है। लखनऊ सेंट्रल से CAA NRC विरोधी आंदोलन में जेल जाने वाली कार्यकर्ता सदफ जफर को टिकट दिया है। संभल से पत्रकार निदा अहमद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्नाव रेप पीड़ित की मां आशा सिंह की है, जिन्हें उन्नाव से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का नया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने जब पीड़िता से मुलाकात की थी, तब पीड़िता ने कहा था कि वो न्याय के लिए लड़ना चाहती है। बाद में इसी बातचीत के आधार पर प्रियंका को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का ख्याल आया, जो अब यूपी में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का केंद्र बन चुका है। देखिए, चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने की घटना तो आम है, लेकिन लखनऊ में आज ये बड़ी खबर बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है, जो थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रही। आज एक साथ योगी सरकार को छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश की साइकिल पर सवार होने वाले हैं। अब कल आपको हजूम और जनसलाब मिलेगा और साथ ही साथ कल की तारीख भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की ताबूत का अंतिम कील होगा। 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भागम दौड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा आने वाला है। ये दावा है बीजेपी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का। चुनाव से एन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब तक कुल 3 मंत्री और 6 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं, जिनके आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने की पुख्ता खबर है। बीजेपी छोड़कर आए ये सभी 9 नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लखनऊ में SP ऑफिस में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी नेता SP में शामिल होंगे। जिन 3 मंत्रियों ने योगी सरकार का साथ छोड़ा है, उनमें सबसे पहला नाम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य है, दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान और तीसरे मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और बाला अवस्थी ये उन विधायकों के नाम हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन जताते हुए चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और इनका दावा है कि ये झटके अभी जारी रहेंगे।
एक विधायक एक मंत्री ने आज दिया है इस्तीफा, इसी तरह कल होगा एक मंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी को चुनाव में हराने का दावा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित करने के लिए, मजबूर करने के लिए सारे स्वाभिमानी लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। जब हमारा अधिकार आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह निकल रही है, आरएसएस के लोग अजगर की तरह निकल रहे हैं और मैं इनको खत्म करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से समझ लो कि स्वामी और उनकी फौज न्योला है। आपको बता दें कि इन नेताओं को मिलाकर अब तक कुल 14 विधायकों ने बीजेपी को बाय बाय कहा है, जिनमें 4 विधायक पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जबकि अवतार सिंह भडाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। हम वोट की चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे, लेकिन हमारे जो महिर भोज का स्टैचू था उस पर कालत पुतवाई थी। योगी जी की जो मौजूदगी में हुआ, ये हमारा जो अपमान हुआ है उसकी वोट की चोट से जवाब देंगे। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से चुनावों के ऐन पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला तो कई बार देखा गया, लेकिन यूपी में चुनाव से ऐन पहले कुछ उल्टा हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों वाली लोकप्रिय योगी सरकार को चुनावी इम्तिहान से पहले बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी दबाव में तो है, पर नेता कैमरे पर इसे सामान्य घटना बताकर सहज दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता रहता है कि जिनको टिकट नहीं मिलने वाले होते हैं वो फिर बाद में इधर उधर जाते हैं। इसको बहुत सामान्य घटना में लेना चाहिए। नेताओं की इस भागम दौड़ से बीजेपी को कितना फर्क पड़ता है, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बगावत का पूरा फायदा मिलता अभी से दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़कर अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पुराने और विवादित नेता इमरान मसूद भी आज औपचारिक तौर पर अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस से बगावत कर इमरान मसूद ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। देखिए, यूपी में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेता अपने बेटा बेटियों के राजनीतिक भविष्य को सेट करने के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। और इसी पर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या व्यंग किया है, आपको दिखाते हैं। चुनाव में बेरोजगारी दूर करना हर पार्टी के नेताओं का एक अहम मुद्दा होता है, चाहे वो किसी दूसरे की बेरोजगारी दूर करना हो या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य की बेरोजगारी दूर करना हो। नमस्ते भारत में अब बात अलवर गैंगरेप पर मचे सियासी घमासान की। चुनावी मौसम में राजस्थान के नाबालिग से गैंगरेप मामले को लेकर देश में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। गहलोत सरकार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी को निशाने पर ले रही है। ये तस्वीरें हैं अलवर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर प्रदर्शन की और गहलोत सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के इस प्रदर्शन की अगुवाई अलवर के बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा ने की। इस दौरान बीजेपी नेता और जिला प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। बार काउंसिल को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस गंभीर मामले में किसी भी वकील से आरोपियों की पैरवी नहीं करने की अपील की। ये शर्म आती कि आज ये फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अपनी कुर्सी पर बैठे। इनको तो अपने नैतिकता के आधार पर शर्म के मारे सामाजिक अपने दायित्व को निर्वाह करने के देखते हुए इनको तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए कि इनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना अलवर के अंदर घटित हुई है। बता दें कि अलवर में नाबालिग लड़की से मंगलवार को गैंगरेप हुआ था। आरोपी पीड़ित लड़की को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद लड़की को जयपुर रेफर कर दिया गया था। लड़की का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़की की सर्जरी के बाद तबीयत स्थिर है।
मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गहलोत सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। ऑपरेशन कर दिया और निश्चित रूप से वो खतरे से बाहर है और जो भी एसआईटी बना दी सरकार ने और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी संभावना है। तो वहीं बीजेपी विधायक अलका गुर्जर और रामलाल पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। राजस्थान बीजेपी के नेता मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गवर्नेंस नाम की चीज समाप्त हो चुकी है और इनकी नेता जंगल में घूम रही हैं। वो जंगल जाकर बाघ देख रही हैं, लेकिन राजस्थान में जो जंगल राज हो गया है हो रहा है उसकी तरफ उन्होंने संज्ञान लेने का प्रयास भी नहीं किया है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका वाड्रा गांधी जी पर्यटन करने उत्तर प्रदेश में आती हैं और वो भूल जाती हैं कि बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले देश में कहीं हैं तो वो राजस्थान में है। एनसीआरबी का डेटा 2019 और 2020 का है। वो उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज राजस्थान में लड़की कह रही है लड़की हूँ, कांग्रेस तुम पर भड़की हूँ क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। वहीं अलवर पुलिस को अब तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और 3 से 4 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी से इस पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है तो तकरीबन 45 यात्री घायल हैं। हादसे की हाई लेवल जांच के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा और अब भी जारी है। खुद रेल मंत्री कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले घटनास्थल पर ताज़ा हालात क्या है, ग्राउंड जीरो से संवाददाता सुवेंदु भट्टाचार्य की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं मैनागुड़ी के धोमनी इलाके में, जहाँ कल शाम 5 बजे यह भयानक दुर्घटना घटी। बीकानेर एक्सप्रेस का 12 बॉगी डिरेल्ड हो गया। हम दिखा रहा है कि बीकानेर एक्सप्रेस का ये S10 बॉगी है, इसका हालत दिखा रहा है। इसमें से पता चलता है कि ये एक्सीडेंट कितना भयानक था। आज सुबह यहाँ पे आया केंद्रीय प्रतिमंत्री जॉन बर्ला। उन्होंने बताया कि कुछ ही क्षणों में अभी यहाँ पे रेलवे मंत्री जो आने वाला है और परिस्थिति का पर्यवेक्षण करेगा। सारा रात तक यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक जो रेलवे ट्रैक है वो अभी क्लियर नहीं हुआ। रेलवे कर्मी लगातार कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो कि ये रेलवे ट्रैक खाली किया जाए। देखिए, जलपाईगुड़ी से भी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब बात पहाड़ों की भी कर लेते हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज मानो बदल ही गया है और ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ अब कोहरा भी छा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोहरे का हाल ये है कि अक्षरधाम मंदिर को भी देखना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी इलाका आजमी की रिपोर्ट में। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में तापमान गिरा है और ठंड बढ़ गई है। ठिठुरने वाली ठंड इस समय हो रही है राजधानी दिल्ली में। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम के बाहर और जहाँ ठंड बढ़ी है वही कोहरा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी मोटी धुंध की चादर छाई हुई है। आपको दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि कोहरे की पूरी मोटी परत है वो छाई हुई है। घना कोहरा छाया हुआ है जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था। और जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 6.8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और 16 डिग्री पर ये जो तापमान दर्ज किया गया है वो सामान्य से आपको बता दूं 3 से 4 डिग्री कम है। तो ठंड बढ़ गई है। दिन में भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ ठिठुरने वाली ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही हैं। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि 18 जनवरी से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नया आ रहा है। उसके बाद बारिश का भी अनुमान लगाया है जिसके चलते मौसम विभाग ने
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।